हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूपी पीसीएसजे के लिए मैंने कई ठो एक्ट करा दिए हैं। आप चाहें तो उस एक्ट को आप देख सकते हैं। उसी को देखते हुए मैं भारत का संविधान मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का MCQ सेशन आप लोगों के सामने लेने वाला हूँ। इसमें मैं जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी MCQ बन रहा है इस पार्ट में 50-55 जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ और उन सभी क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला भी हूँ कि हाँ उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो हो रहा है उससे रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ आ रहे हैं उनके सभी ऑप्शंस को यहाँ पे एनालाइज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट इसका नहीं देखा होगा तो आप उसका पहला पार्ट देख लीजिए। ये आज जो मैं लेके आ रहा हूँ ये सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रीएम्बल से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर किए और साथ साथ केशवानंदा भारती जी के केस को मैंने वहाँ पे कवर किया फर्स्ट पार्ट में। आज हम पार्ट स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हमारा पार्ट थर्ड है, जिसको कि हम लोग मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड है, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, मूल सिद्धांत के नाम से जानते हैं, मूल अधिकार के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कई नाम से आप इसको जान सकते हैं। देखिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो मूल अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित हैं। किसमें सम्मिलित हैं? जो हमारे संविधान के भाग 3 में और भाग 4 में सम्मिलित हैं। ये दोनों में सम्मिलित है। जो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया था, उसमें हमारे पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ दोनों सम्मिलित है। लेकिन जो हमारा मैग्ना कार्टा हम लोग जिसको कहते हैं, जो मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इस पर बात किया गया था मैग्ना कार्टा पे, तो ये मैग्ना कार्टा को ही वहाँ पे बिल्स ऑफ राइट्स के नाम से वहाँ पे मूव किया गया था मैग्ना कार्टा को ही, और इसी से ही मैग्ना कार्टा से हमारा मूल अधिकार बना था। मीन्स कि जो लोगों का बेसिक राइट्स होता है, जो बेसिक उनका राइट होता है, वो तो उसको डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके राइट को प्रोवाइड कराएगी वहाँ की गवर्नमेंट। यही बात बताई गई है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसके जब आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 मीन्स की मूल अधिकार भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित है। जो DPSP होता है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, इसमें राज्य पे ये कर्तव्य इम्पोज किया गया है कि राज्य जितना उसके पास संसाधन होगा उन सभी संसाधन को वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि सभी लोगों के पास वो समान रूप से वितरित हो जाए। ये DPSP कहता है। और जो हमारा पार्ट थर्ड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट थर्ड है, वो मूल अधिकारों की बात करता है। तो दोस्तों यही था इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब देखिए, जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। अब यहाँ पे मूल अधिकार की बात की जा रही है। संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, ये मूल अधिकार के बारे में बात कर रहा है। मूल अधिकार के द्वारा दी जा सकती है। जब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की। अगर आर्टिकल नंबर 32 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 प्रकार के रिट को फाइल कर सकते हैं, ठीक। और यही बात करते हैं 226 आर्टिकल नंबर 226 की बात करते हैं तो इससे हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में कोई भी हमको रिट याचिका लगानी होती है, जो 5 प्रकार की रिट हमको दी गई है, उस रिट का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो 226 के माध्यम से, आर्टिकल 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और अपने मूल अधिकारों का संरक्षण वहाँ पर करवा सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय के अधिकारता प्रदान की गई है। अतः मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से स्वयं एक है। जो 6 अधिकार दिया गया है, जो राइट दिया गया है, जिसमें संपत्ति का क्या कहते हैं मूल अधिकार है, फिर उसके बाद से किसी के साथ भेदभाव नहीं करने का अधिकार है, इन सभी अधिकारों में से यहाँ पे 6 जो छठा जो मूल अधिकार है उसमें यहाँ पे इसके लिए भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने तरह से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा करके आर्टिकल 32 के माध्यम से आप अपना वहाँ पे मूल अधिकारों का जो भी वायलेशन आपका हो रहा है उस वायलेशन से आप निजात पा सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जो थर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और एज पर माई नॉलेज ये 19 कृष्णन के मामला, जो 19 कृष्णन का मामला आया था, जो केस लॉ आया था, उसी केस लॉ से इसको जोड़ा गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो और बेहतर समझ जाएंगे। व्याख्या। संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया।
जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों में मीन्स कि बालक और बालिकाएं दोनों शामिल है, बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रस्तापित किया। इसके द्वारा भाग 4 में एक नया मूल कर्तव्य जिसको 51 ए के जोड़ा गया और वहाँ पे 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को और उनके माता पिता के संरक्षक द्वारा यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा अवश्य प्रदान कराएं। मीन्स कि जो यहाँ पे बात किया गया था इसमें जो 0 वर्ष से लेकर के और 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के बारे में बात किया गया था और यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के लोगों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। इसमें यही बताया गया जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था सन 2002 में। बस आपको इतनी बात याद रखी रहनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे लिखा है सही उत्तर को इंगित कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद का परिभाषा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सुसंगत है। यह संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग जब डेफिनेशंस की बात की जाती है, मीन्स अनुच्छेद 12 में जो राज्य की बात की जाती है तो यहाँ पे डेफिनेशन शब्द की बात की जाती है। डेफिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, यही डेफिनेशन हमको आर्टिकल 12 में भी देखने को मिलता है और यही सेम डेफिनेशन हमको आर्टिकल 36 में भी देखने को मिलता है जो कि DPSP का पार्ट है। तो ये डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है कि हाँ डेफिनेशन क्या होता है, ठीक इसी की बात कर रहा है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। अगर कुछ दिया हो तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 के संदर्भ में सुसंगत है। धातव्य है, मीन्स कि पता रहे कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा भाग 3 के संदर्भ में दी गई है, जबकि अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि इसका अर्थात भाग 36 में मीन्स कि भाग 4 में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य की वही अर्थ होगा जो कि भाग 3 में है। कहने का मतलब ये है कि जो भाग 3 में जो परिभाषाएं दी गई है वही भाग 4 में भी परिभाषा राज्य का वही होगा जो भाग 3 में दिया गया, आर्टिकल नंबर 12 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है। अब किसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन जो आर्टिकल 12 की तरह राज्य नहीं माना गया है, तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ जो है इसको राज्य नहीं माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 12 के तहत। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, सरकार एवं विधानमंडल तथा सरकार की संप्रभुता शक्ति का प्रयोग करने वाले स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी आते। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ सरकार द्वारा न तो नियुक्त होता है और न ही शासकीय शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत होता है, अतः यह राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे साफ साफ बातें बता दी गई हैं कि वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है, वो इसमें नहीं आएगा, इसलिए वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो यहाँ पे न्यायालय भी जो होता है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारें एवं विधानमंडल तथा भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण आते हैं। न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है, अतः इसे राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाता। ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत राज्य को इन लोगों को माना जाता है। जिसको मेंशन किया और जिसको नहीं मेंशन किया उसको राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार का आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्णयों में दिया गया। AR अंतुले वर्सेस RS नायक का एक केस आया था, उसमें ये बात उठी थी कि क्या न्यायपालिका को भी राज्य शब्द के अंतर्गत डाला जाना चाहिए, तो वहाँ पे कहा गया था कि नहीं, इस प्रकार से न्यायपालिका को राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं डाला जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने AR अंतुले वर्सेस RS नायक में, जब हम लोग जब इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको सेक्शन नंबर 21 देखने के लिए मिलता है जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स की बात की जाती है। जब हम पब्लिक सर्वेंट की बात करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा मिलता जुलता उसका प्रोविजन से यहाँ पे भी आपको मिलता है। उसमें भी AR अंतुले का केस आया है, वहाँ पे भी रेलिवेंट है। जब IPC आप लोग सेक्शन नंबर 21 पढ़ेंगे तो देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं। व्याख्या, उच्चतम न्यायालय ने AR अंतुले वर्सेस RS नायक के बाद में और नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के विपरीत यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य शब्द में सम्मिलित की जा सकती है। लेकिन RS नायक वर्सेस AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय ऐसे आदेश का निर्देश नहीं दे सकता है, इस प्रकार के आदेश का निर्देश नहीं दे सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है, किंतु जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969 का निर्णय उलट नहीं दिया जाता तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी। इस बात को यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि हाईकोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। ये नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में आप लोगों ने अभी देखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन राज्य नहीं है। यहाँ पे CSIR जो होता है वो राज्य नहीं होता। इसके एक्सप्लेनेशन को आप चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। CISR जो कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि अन्य सभी हैं जो CSIR हैं वो राज्य के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, बाकी सब कुछ है। यह निर्णय वर्ष 1975 में दिया गया था, परंतु एक महत्वपूर्ण मामले द हिंदुस्तान टाइम्स 2002 में दिए गए निर्णय के अनुसार CSIR एक राज्य है। मीन्स कि जो हम कोई भी बात देखते हैं वो जजमेंट के हिसाब से देखते हैं। अगर जजमेंट में अगर उसको राज्य माना गया तो हम लोग उसको राज्य मानते हैं, या तो फिर पार्लियामेंट के द्वारा कहा गया कि हाँ ये राज्य है तो उसको हम लोग राज्य मानते हैं। इसका थोड़ा सा बड़ा पेचीदा मामला चलता है, किसको स्टेट माना जाता है, किसको स्टेट नहीं माना जाता है। ये सभी चीज़ हम लोग आर्टिकल 12 में हम लोग इसको काउंट करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन राज्य नहीं है, तो यहाँ पे जो NCERT की बात की जाती है, जो नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाती है, ये यहाँ पे राज्य नहीं माना जाए। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के बाद में टेकराज बनाम भारत संघ के विनिश्चय का अनुकरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि NCERT अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य नहीं है। NCERT को भी राज्य नहीं माना गया। आपको दोस्तों इसी तरह से लर्न करना पड़ेगा कि हाँ इसको राज्य माना जाता है, इसको राज्य नहीं माना जाता। जब आप पूरा एक्सप्लेनेशन का क्लास देखते तब आपको वहाँ पे समझाने का मैं प्रयास करता कि हाँ इसको राज्य माना गया है, इसको राज्य नहीं माना गया है। तमाम केस लॉ के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने का कोशिश करता। लेकिन दोस्तों अभी आप लोगों को पता है कि 12 फरवरी 2023 को आप लोगों का UPPCSJ का एग्जामिनेशन है। उस एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को ये तो मैं नहीं कह सकता कि इससे कितना लाभ होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ इससे बहुत कुछ लाभ होने वाला आपका है इस सेशन से। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। यहाँ पे किसको अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माना गया। फिर अभी यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए यहाँ पे दिया है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल भारत सरकार एवं संसद तथा भोपाल नगर निगम तथा संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, जबकि ब्रिटिश एयरवेज कारपोरेशन नहीं है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। भारत का सरकार तथा संसद इसमें शामिल है, राज्य के अंतर्गत उनको राज्य मानेंगे। राज्य सरकार व विधानमंडल को हम लोग राज्य मानेंगे। सभी स्थानीय प्राधिकारी को हम लोग राज्य मानेंगे और अन्य प्राधिकारी को राज्य मानेंगे। अब यही अन्य प्राधिकारी जो यहाँ पे दे दिया, इसी में खेला हो जाता है कि अन्य प्राधिकारी में क्या ये शामिल होता है, इसको हम लोग राज्य मानेंगे, क्या ये शामिल होता है, इसको हम लोग राज्य मानेंगे। तो इसका बहुत ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन अगर देखा जाए तो ये हो सकता है कि किसको राज्य माना जाएगा, किसको राज्य नहीं माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, मूल अधिकारों के प्रवर्तन में प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। तो यहाँ पे जो माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम को राज्य के अंतर्गत सम्मिलित माना जाता है। यहाँ पे केस लाभ देख सकते हैं, सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अब इस तरह से एज इट इज़ आपको देख लेना है। अगर आप देख लेते हैं, अगर उस समय स्ट्राइक कर गया तो आपका एक नंबर ये दे के जाएगा, आपका एक नंबर लेके नहीं जाएगा, मीन्स कि माइनस आपका नहीं कराएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। अब देखिए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना गया है। यहाँ पे केस लॉ देखिए, यहाँ पे 3-4 केस लॉ है, मतलब 5-7 केस लॉ है, वो सभी केस लॉ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे टेकराज बना भारत संघ AIR 1988 के अनुसार संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्था तथा चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के वाद के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोनों राज्य नहीं है। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के अनुसार सरकारी कंपनियां राज्य हैं। इस निर्णय के अनुसार दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राज्य हो सकता है। इसके अनुसार अगर हो सकता है, उसमें साफ साफ बात नहीं बताई गई कि ये राज्य है, इसके अनुसार अगर हो सकता है तो वो राज्य हो सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है। तो यहाँ पे जो है नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो
इसके अंतर्गत राज्य है। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप उसके नीचे देखते जाएंगे कि ये कहाँ पे पूछा है, किस एग्जामिनेशन में पूछा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है। बस मेरा यहाँ पे सॉल्व कराने का एक ही उद्देश्य है कि आप लेवल ऑफ क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किया जा रहा है एग्जामिनेशन में, किस किस स्टेट का ये क्वेश्चन आ रहा है। इसके व्याख्या को देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट को संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत राज्य माना गया है। श्रीमती हरदीप कौर बनाम द एनसीटी ऑफ दिल्ली का विनिश्चय के बाद में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन आया है कि इसको किसको राज्य नहीं माना गया, देखिए यहाँ पे आयोग के द्वारा यहाँ पे स्टार बनाया गया। स्टार बनाने का मतलब है कि ये क्वेश्चन विवादित है। हम इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमने सारा काम करना है। देखिए आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये प्रश्न विवादित हो गया था कि किसको राज्य माना जाएगा, किसको राज्य नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बाद के अनुसार सरकारी कंपनी राज्य, जो सरकारी कंपनी वो राज्य है। इस प्रकार दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE भी राज्य है। वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को राज्य माना गया है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम राधे श्याम राय 2009 के बाद में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्था को उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य घोषित किया गया है। इस प्रकार कोई भी विकल्प सही नहीं है, अर्थात सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जो भी दिया गया है ऑप्शन वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, यही बात इसमें बताई गई है। देखिए दोस्तों, राज्य को लेकर के हम क्या यहाँ पे जब आयोग ही विवाद में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, ये इसको राज्य के अंतर सम्मिलित नहीं किया गया, सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया कि किसको सम्मिलित किया गया है, किसको नहीं सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों आप इतना क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, राज्य का जो है दायरा बहुत बड़ा दायरा है राज्य का, इसीलिए राज्य के दायरे से बड़ा क्वेश्चन गंभीर बनता है। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्था सम्मिलित नहीं है। टेकराज बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय इस वाद के विनिश्चय अनुसार संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के बारे में बता रहा है। अब क्या बता रहा है? 1965 के अधीन एक रजिस्टर्ड संस्था है, वह राज्य का अभिकर्ता नहीं है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। यह एक स्वैच्छिक संस्था है, इस पर राज्य की व्यापक नियंत्रण नहीं है। ऐसी सोसाइटी राज्य तब होगी जब वह राज्य का कारोबार करती है अथवा राज्य के लोक दायित्व को संपादित करती है, तब उसको राज्य माना जाएगा। इस कंडीशन में उसको राज्य नहीं माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन संविधान की यहाँ पे धारा लिख दिया, यहाँ पे अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता। यहाँ पे धारा नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग आर्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पे राज्य की परिधि में नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं आता है, कौन नहीं आता? एक भगवान की मूर्ति जो होती है वो राज्य की परिधि में नहीं आती है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, एक भगवान की मूर्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा पटना विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य है। अब आपको यहाँ पे देख के फिर उलझन हो रही होगी कि वहाँ पे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को लॉ नहीं माना जा रहा था, अब यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय को राज्य मान लिया गया। क्या सीन चल रहा है राज्य को लेकर के? किस प्रकार से क्या सरकार करना क्या चाहती है? किसको राज्य घोषित करना चाहती है, किसको राज्य नहीं घोषित करना चाहती है? ये तमाम पहलुओं पर ये क्वेश्चन चलता रहता है। जो आर्टिकल 12 से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये कहाँ पूछा है? यूपी पीसीएस में पूछा है 2008 में, बिहार के लॉ के जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता? अब कौन नहीं आता? ए और डी। यहाँ पे देखिए दोनों आंसर दिया गया। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि ए एंड डी दोनों आंसर हो सकता है? आयोग के द्वारा यहाँ पे भी कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ है कि हाँ, किसको राज्य के श्रेणी में रखा जाएगा, किसको राज्य के श्रेणी में नहीं रखा गया। ए में क्या दिया है? एक भागीदारी फर्म राज्य के अंतर्गत आता है, और डी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं परिषद। क्या एक ऑप्शन ए, दोनों ए और बी करके दिया होता तो वो बातें समझ में आती, यहाँ पे अलग अलग करके दिया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे तब समझ में आएगा कि हर राज्य के अंतर्गत किसको माना गया। संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में भारत संचार निगम लिमिटेड आता है। देखिए कौन कौन आता है? भारत संचार निगम लिमिटेड आता है, तरसीम
सिंह बनाम भारत संघ निगम लिमिटेड 2004 के विनिश्चयों में एक सहकारी समिति उसी दशा में राज्य नहीं मानी जाएगी जब वो राज्य का कारोबार करती है अथवा राज्य के लोक दायित्व को संपादित करती है। टेकराज बनाम भारत संघ 1988 के बाद का विनिश्चय राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य नहीं है। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के बाद में का विनिश्चय, इस प्रकार एक भागीदारी फर्म भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि जो पार्टनरशिप का जो फॉर्म होता है उसको राज्य हम लोग नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य की अवधारणा शामिल है। किसमें शामिल है? ये सभी में शामिल है। रेलवे बोर्ड में, विश्वविद्यालय में और न्यायपालिका में राज्य शब्द की अवधारणा को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। जो डॉक्ट्रिन होता है इक्लिप्स का, मीन्स कि ग्रहण का सिद्धांत जिसको आप लोग कहते हैं, आच्छादन का सिद्धांत जिसको कहते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज रिगार्ड टू आर्टिकल, किससे रिलेटेड है? वो आर्टिकल 13 से रिलेटेड है। किसके आर्टिकल से 13? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 से रिलेटेड ये सिद्धांत बताया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रत्याभूत मूल अधिकार में कहा गया है कि नागरिक के मूल अधिकारों को छीनने वाली या न्यून करने वाली विधि शून्य होगी। जो कोई भी लॉ डेरोगेट्स विथ फंडामेंटल राइट, अगर कोई भी लॉ होती है जो डेरोगेट्स करती है, मीन्स की आच्छादन करती है फंडामेंटल राइट्स को, उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 में आच्छादन के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स निहित है, जिसके अनुसार संविधान में लागू होने वाले पूर्व से प्रचलित विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जहां तक मूल अधिकारों से असंगत होगी। कहने का मतलब ये है, जैसे CRPC हो गया, जैसे हमारा CPC हो गया, फिर उसके बाद से जो भी पुराने लॉ है गए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, नहीं हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, जो भी हमारे पुराने लॉ है जो कि क्या कहते हैं संविधान लागू होने से पहले से चल रहा है, अगर वो हमारे मूल अधिकारों का अगर कहीं से वायलेशन करते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? आर्टिकल 13 के तहत उनको इक्लिप्स लगा दिया जाएगा, मीन्स कि आच्छादन का सिद्धांत उनके ऊपर लग जाएगा। और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट कर रहे हैं तो उन संविधान के वो जो लॉ होंगे उन लॉ के प्रावधान को यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सही उत्तर बताइए। अधित्यजन करा जा सकता है किसी भी मूल अधिकार का? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। क्या आप अपने मूल अधिकार को छोड़ सकते हैं? नहीं। ये केस हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए UP PCS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। बेहराम खुर्शीद, यहाँ पे जो केस दिया गया है, केस देखिए, बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए और अपने को दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे ना तो आप अपने अधिकार छोड़ सकते हैं, ना स्वयं को दोषी बना सकते हैं। अर्थात अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर किसी भी मूल अधिकार से अनुज्ञ नहीं है। मीन्स की किसी भी फंडामेंटल राइट्स में ये नहीं बताया गया है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, उसका अधित्यजन कर सकते हैं। यही बातें इसमें बताई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से लिया गया? जो विधि द्वारा प्रस्थापित किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया? ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान से हम लोगों ने जापान के संविधान से लिया। विदेशी संविधान से ली गई शब्दावली इस प्रकार, जैसे मूल अधिकार हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से, संघीय व्यवस्था कनाडा से हमने अडॉप्ट किया, और समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ये अडॉप्ट किया। इसी तरह से आपको लर्न कर लेना है कि ये क्या चीज़ें वगैरह हमने कहां से अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्माण का सिद्धांत निम्न में से किस वाद में लागू हुआ? तो ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के राज्य में ये लागू हो गया था। और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये कहता है, संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्माण का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में लागू किया, जिसके अनुसार निर्माण का प्रभाव केवल भविष्यलक्षी होगा तथा जितने संशोधन हो चुके हैं अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि मान्य बने रहेंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों में दिए गए कूट को सही बताइए। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या कहा गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सी था। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला किससे है? पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए ये बात बताई गई है, जो कि मंडल कमीशन से आया था। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का जो मामला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से के बारे में बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कॉन्सेप्ट इजाद किया गया था, एक्टिव यूथेनेसिया एंड पैसिव यूथेनेसिया की बात की गई थी। यहीं से ये जो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला आ रहा है, यहीं से इस बात की शुरुआत हो गई थी। और सीधे सीधे जाते जाते ये अरोड़ा रामचंद्र शानबाग में ये एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया की बात मूल तरीके से की गई थी। मैं एक केस के साथ आपको 2 केसेस बताते चल रहा हूँ। SR नारायण
एएस नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड को बात की गई थी कि हाँ ये धार्मिक स्वतंत्रता। भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में आच्छादन के सिद्धांत के बारे में बात की गई थी कि हाँ आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है, क्या आप किसी चीज़ पे आच्छादन लगा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वो लॉ डेरोगेट कर रहा है, तो उसी के बारे में बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत में से निम्न किस में से लागू होता है। ये सभी विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व हो या पश्चात हो, सभी विधियों पे ये जो आच्छादन का सिद्धांत, ग्रहण का सिद्धांत होता है, जिसको एक्लिप्स का सिद्धांत कहते हैं, ये सभी विधियों पे लागू होता है। बात करते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 में ग्रहण के सिद्धांत निहित है। ग्रहण का सिद्धांत सभी विधियों पर, चाहे वो संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की, लागू होती है। दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशन जज कानपुर 1985 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत संविधानेतर विधियों पर भी लागू हो सकता है, भले ही वे नागरिकों से ही संबंधित क्यों ना हो। अगर इस प्रकार से भी संबंधित है तो उस पर भी ये सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। भीखा जी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का जो राज्य है, जो केस है, वही आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। आप लोगों ने इसको कई बार अभी तक देख लिया, अभी तक तो आपको लर्न हो जाना चाहिए कि भीखा जी बनाम स्टेट ऑफ क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का ये केस है। देखिए, आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 उपखंड 1 में निहित उच्चतम न्यायालय द्वारा भीखा जी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के राज्य के प्रकरण में आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध हो जाएगी जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत हो। मींस की डेरोगेट करेगी, जहां तक वो डेरोगेट करेगी फंडामेंटल राइट को, उस फंडामेंटल राइट तक ये जो होगा असंगत हो जाएगा। ऐसे विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती हैं, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तन हो जाने के कारण मृतप्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते हैं, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादन हो जाते हैं और स्वसुस्ता में रहते हैं। मीन्स कि वो रहते हैं उसी के साथ, लेकिन जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही इसको शून्य घोषित किया जाता है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो भी अब हो रहा है बात, वो आर्टिकल 13 से रिलेटेड बात हो रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता से एवं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित बात की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत में संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। कहाँ पे दी जा सकती है, कैसे दी जा सकती है, अब इसके बारे में हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जिसका प्रयोग अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 226 के तहत उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया, 226 और आर्टिकल 32 के बारे में मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में जो 1973 का मामला कहा गया था, संविधान में किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है। ये पार्लियामेंट को राइट दिया गया कि आप संविधान में किसी भी पार्ट में संशोधन करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से शब्दों में कहा है कि आप संविधान में आपका पूरा हक है, आपका पूरा राइट है, आप जितना चाहेंगे उतना संशोधन करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की का वर्डिंग है। तो सरकार ने पूछा कि साहब ये बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं टाइम आने पे मैं बताता रहूँगा कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे लिखा है, किंतु आधारभूत ढांचा को नष्ट नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। जो उच्चतम न्यायालय है, मीन्स की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो संविधान का संरक्षक है। संविधान संरक्षक के रूप में उसे न्यायिक पुनर्विलोकन की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्राप्त है। वो कार्यपालिका के किसी भी निर्णय, जो कार्यपालिका जो हमारा संसद है, वो अगर उसके किसी भी निर्णय का, विधायिका के किसी भी विधि अथवा किसी भी न्यायिक निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। यह उसकी शक्ति असीमित है। मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो शक्ति है वो असीमित है। कोई भी अगर कानून बनता है, उस कानून का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा सकता है। क्या कोई विधिक व्यक्ति भारतीय संविधान के
भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है वह भारत में जन्मा था तथा जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था या जो संविधान के लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा है वो भारत का नागरिक होगा। 5 वर्ष यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसी को भारत का नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ये आर्टिकल नंबर 13 में ये निहित है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित है। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 में यह स्पष्ट होता है कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। मीन्स की आर्टिकल 13 में ये बात बता दी गई है कि राज्य किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स का डेरोगेशन करता हो, जो फंडामेंटल राइट्स के लोगों को कम करता हो या न्यून करता है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधि उल्लंघित मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अगर इस प्रकार का पाया जा रहा है कि इस प्रकार का कोई लॉ बना है तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात बताई गई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या मीन्स आर्टिकल 13 में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 13 हमको प्रदान करता है। आप लोगों ने अनुच्छेद 13 के बारे में बहुत देख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 और उपखंड ए के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है। विधि में क्या समाविष्ट है? कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी लॉ के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में ये बात बताई गई है। ये सभी चीज़ आर्टिकल 13 के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थ के अनुसार निम्न में से क्या कानून नहीं है? जो सरकारी परिपत्र है ये कानून नहीं माना जाता है। जो सरकार का प्रपत्र होता है उसको कानून नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न में से कहाँ से लिया गया? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया। यह सिद्धांत मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जबकि ब्रिटेन के संविधान में संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तथा औपचारिक प्रमुखता के रूप में राष्ट्रपति तथा फ्रांस के संविधान से गणतंत्र संबंधी प्रावधान लिए गए। इन सभी बातों को बता दिया गया है कि जो भी सरकार होगी वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, वो जवाब देगी, उत्तरदायी सरकार होगी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अर्थ है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय की अधिकारितातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकती है। यही उसके एक्सप्लेनेशन में अब जाके देखते हैं तो क्या बताया एक्सप्लेनेशन में। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या बताता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताता है, संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किए गए विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में सकता है। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करता है। वे ऐसे किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकता है जो संविधान के उपबंध से असंगत है। जो संविधान के उपबंध से असंगत हैं उनको हटा सकता है, उसका इनकार कर सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिस फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली डिसाइडेड इन, किस केस में किया गया था? ये यल चंद्र कुमार के केस में ये बात बताई गई थी। अब देखिए यहाँ पे यल चंद्र कुमार जी का केस है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके व्याख्या को देखिए। यल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1977 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत विधायी कार्यों पर उच्चतम न्यायालय ने निहित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की आधारभूत ढांचा है। मीन्स की बता दिया गया है कि जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग न्यायिक पुनर्विलोकन करना ये सरकार का, मीन्स की ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये क्या है, ये आधारभूत ढांचा है। इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। आप चाहेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान में संशोधन करके समाप्त किया जा सकता है तो ऐसा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे केस देखिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक एक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। जो
जो मूल अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये काम कर रहा है तो ये भी काम कर रहा है, ये साथ चल रहा है तो ये भी साथ चल रहा है। नीति निर्देशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। गोलकनाथ बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया है कि यदि कोई संशोधन नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। फिर इसी के बाद से एक केस आता है एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है जो 1994 का है। मामले में कहा गया कि संघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। जो संघवाद होता है वो संविधान का आधारभूत ढांचा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, एक पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के प्रति तटस्थता रहता है। वो कोई धर्म को, राज्य जो हमारा इंडिया है वो सेकुलर नहीं है, वो सभी धर्म को एक समान मानता है। देखिए एक्सप्लेनेशन को देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करें। पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य वह है जो किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरन सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करता है तथा उसको समान संरक्षण प्रदान करता है। यही इंडिया की खासियत है। इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 में वर्णित विधि पद पर सम्मिलित नहीं है? तो ये संविधान का संशोधन जो है ये सम्मिलित नहीं है। संविधान का क्या कहते हैं, यहाँ पे जो 2 की जगह पे अगर यहाँ पे 3 रहता, मीन्स कि आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3, तब वहाँ पे ये होता। देखिए यहाँ पे केस देखिए, केशवानंदा भारती के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 13 सब क्लास 2 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन उसमें शामिल नहीं है। जो आर्टिकल 368 है ये इसमें शामिल नहीं किया गया संविधान संशोधन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? तत्व और सार का नियम, मीन्स की पिथ एंड सबस्टांसेस का जो नियम है वो इसमें शामिल नहीं है। अब इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल है। पृथक्करणता का सिद्धांत शामिल है, अधित्याग का सिद्धांत शामिल है, आच्छादन का सिद्धांत शामिल है। जब तक कि सार एवं सिद्धांत का विधानमंडल द्वारा नहीं बनाई गई वे अन्य विधानमंडल के क्षेत्र में लागू किए जाने से संबंधित है। तत्व और सार का सिद्धांत अनुच्छेद 246 से संबंधित है। जो पिथ एंड सबस्टांसेस का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल नंबर 246 से रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है? जो छद्म विधायन का सिद्धांत है ये आर्टिकल 13 से संबंधित नहीं है। यहाँ पे व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 13 में एक आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा अधित्याज का सिद्धांत, तीसरा पृथक्करणता का सिद्धांत, छद्म आभासी विधायन का सिद्धांत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। छद्म विधायन का सिद्धांत अनुच्छेद 246 में सम्मिलित है। ये आर्टिकल नंबर 246 आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन जो प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता वो अप्रत्यक्ष भी नहीं किया जा सकता। किसका सिद्धांत है, किससे ये संबंधित सिद्धांत, ये जो सिद्धांत बताया गया है ये किससे संबंधित ये सिद्धांत है? ये जो सिद्धांत है आभासी विधायन का सिद्धांत है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ जाएंगे। आभासी विधायन के सिद्धांत का नीतिगत आधार यह है कि जो कुछ प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष से भी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह के मामले में ये बात बताई गई थी। यहाँ पे द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को चुनौती दी गई थी। बाहतम तथा प्रकट इस अधिनियम में प्रतिकर के अवधारण के सिद्धांत दिए गए थे। वस्तुतः ये सिद्धांत व्यवहारिक तथा वास्तविक नहीं थे। परिणामतः याची की संपत्ति प्रतिकर चुकाने बिना अर्जित की जा रही थी। मीन्स की लैंड एक्वाइजेशन के अकॉर्डिंग इनके लैंड को लिया जा रहा था और उसके एवज में क्या इनको कोई मुआवजा कोई पैसा नहीं दिया जा रहा था। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारण किया गया कि अधिनियम एक आभासी छद्म विधायन था अतः अवैध है, उसे शून्य घोषित किया जाए। मीन्स कि जो लॉ बनाया गया था बिहार में, द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में, इसमें अगर इनके लैंड को आप ले रहे हैं तो आप उसके लिए मुआवजा भी चुकता करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके लैंड को आप ले रहे हैं उनको कुछ देंगे नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है? ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है, जबकि केशवानंदा भारती के प्रकरण में उक्त निर्णय उच्चतम न्यायालय से द्वारा उलट दिया गया। केशवानंदा भारती के मामले में सारे मामले को उलट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका संविधान के आदर्शों
आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद में के न्यायाधिपति कौन थे? यहाँ पे जो न्यायाधीश का नाम पूछ लिया गया है, ये बिहार सीजे में पूछा गया था, तो अजर्नों में न्यायाधिपति सुब्बा राव जी थे इस मामले में। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखिए कि इनके केस में कौन से जज थे, उस जज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य AIR 1968 में के वाद में संविधान संशोधन से संबंधित थे। इस वाद के न्यायाधिपति मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव जी थे। इससे रिलेटेड जो जज थे वो सुब्बा राव जज थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को भी लागू कर सकता है? ये धीरेन्द्र चमेली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में बताया गया कि अगर महिला और पुरुष समान कार्य कर रहे हैं तो समान उनको वेतन भी दिया जाएगा। चरण लाल साहू के वाद में भोपाल गैस कांड से संबंधित है। दीपक सिब्बल का वाद सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश से, डॉक्टर KR लक्ष्मण का वाद घुड़दौड़ का खेल एवं एक कौशल का खेल है। जुआ नहीं से संबंधित है, मतलब खेल से है, जुआ से नहीं संबंधित है। धीरेन्द्र चमेली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद अभी निर्धारित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है। ये जो दैनिक कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये केस लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणता के सिद्धांत से संबंधित है? ये रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस है ये इससे संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में वाद पृथक्करणता के सिद्धांत से संबंधित है। ये जो रोमेश थापर का केस आया है ये पृथक्करणता के सिद्धांत से संबंधित, मीन्स कि अलग अलग करने के सिद्धांत से संबंधित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो मामला है वो पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला संविधान के संशोधन से संबंधित है, जबकि कियोतो होलोहन वर्सेस जिचिल्लू का मामला उच्चतम न्यायालय ने 10वीं अनुसूची में पैरा 7 को असंवैधानिक घोषित किया तथा शेष अधिनियम को विधिमान्य माना। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 31 ग के असंवैधानिक घोषित किया गया तथा AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को अवैध घोषित किया गया तथा RMDC बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम धारा 2 घ की संवैधानिकता को आपत्ति से पृथक योग्य माना है। ये इस केस में कहा गया है। बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता? अब किसको नहीं त्यागा जाता? उपरोक्त सभी को। बेहराम खुर्शीद पेशिका का बॉम्बे राज्य का मामला है। विशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त का मामला है। ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला है। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को छोड़ नहीं सकता है। ये इन तीनों केसेस में बताया गया। तो उपर्युक्त सभी वादों में मूल अधिकारों के अधित्यजन से सिद्धांत को व्याख्यात करते हुए कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से अधित्याग नहीं कर सकता, मीन्स की स्वेच्छा से अपने आप छोड़ नहीं सकता। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 39A में हम लोग जाते हैं तब वहाँ पे हमको मिलता है फ्री लीगल एड की बात की गई है। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार तथा 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, किंतु समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी अन्य रूप से निर्योग्य लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का नीति निर्देशक तत्व है। ये जो है हमारा DPSP के बारे में बताया गया कि वो DPSP है, वो हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है, प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों को ही यहाँ पे उपलब्ध है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राकृतिक व्यक्ति तथा विधि या निगमित व्यक्तियों तथा विदेशी सभी को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 वर्णित अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कौन से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा जो मौलिक अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, तो यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अब यहाँ पर देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को। संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट।
संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। सर्वोत्तम उत्तर बताइए। समता के अधिकार की गारंटी दी गई है 14 से 18 के अंतर्गत ये गारंटी दी गई है, अभी आप लोगों ने देखा है। देखिए अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार से संबंधित, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिषेध विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से रिलेटेड, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से बारे में बात की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया? ये अनुच्छेद नंबर 14 में हमको प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रिटिश संविधानवेत्ता प्रोफेसर डायसी, एवी डायसी ने विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के समक्ष समता वाक्यों से मिलता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में होने के कारण स्वयं एक मूल अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान शून्य हो जाएगी, तो वो अनुच्छेद 32 है, क्योंकि इसी में मूल अधिकारों का हमारा अगर वायलेशन होता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। यही बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा भी ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर देखिए। उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई थी। यह की गई थी विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के बाद में ये बात कही गई थी। विजय कुमार मोहंती, अब यहाँ पे इससे एक्सप्लेनेशन को देखिए। विजय कुमार मोहंती बनाम जादू के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कानून का शासन लोकतांत्रिक समाज की नींव है। न्यायपालिका कानून के शासन का संरक्षक है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के बाद में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा विकसित किया गया। इनरी अरुंधति रे के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवमानना से तथा बल को इम्प्लाइज यूनियन बनाम भारत संघ के बाद में भूमि अधिग्रहण से संबंधित ये मामला बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर देखिए। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण के लिए लिया गया। अमेरिकी संविधान से ये बात लिया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, राइट, रूल ऑफ लॉ तथा विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता शब्दावली ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। भारत का संविधान विधि के समक्ष समता अधिकार अनुच्छेद 14 कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 56 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे उपयुक्त का चयन करिए। यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को प्रदान करता है कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, यही प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। दोस्तों ये रहा आज का जो हमारा पूरा टोटल नंबर क्वेश्चन था, वो 56 नंबर तक क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर और वीडियो मैं ला रहा हूं तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां से मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।